हेलो फ्रेंड्स, टू आईआईटीएन सरकारी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डीलेड थर्ड सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है शैक्षिक मापन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग को मापन पढ़ना है, उसके बाद मूल्यांकन पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को क्रियात्मक शोध और अंत में हम लोग को नवाचार। ये सारे टॉपिक जो हैं हमें इसके अंतर्गत हमको पढ़ने हैं। तो देखिए, आज की जो आपकी जो पहली क्लास है उसमें हम लोग शैक्षिक मापन का विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मापन के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, मापन आपका क्या होता है। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। मतलब मापन जो आपका होता है वो क्या करता है, वो आपका परिणाम को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए आप जैसे कोई एग्जाम देते हैं और एग्जाम आपका होता है, एग्जाम मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है। तो 100 मार्क्स में से अगर आपके 90 नंबर आते हैं तो 90 नंबर अगर आते हैं और अगर आपके दूसरे जो मित्र लोग हैं उनके अलग नंबर आते हैं तो मापन के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि आपके मित्रों के अगर आपके नंबरों से अगर कम नंबर आते हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप मापन के आधार पर आप अपने मित्रों से बेटर हैं। ये बात आपके लिए कही जा सकती है। और देखिए, मापन में यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु गुण या मापन में कितनी है। मतलब हम मापन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मापन के आधार पर हम किसी वस्तु को गुण या मापन के आधार पर हम उसका हम लोग माप कर सकते हैं। हम लोग माप के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु कितनी है, ये हम बता सकते हैं। और देखिए, जो आपका मापन होता है वो आपका गणितीय संख्या के ही रूप में आपका व्यक्त किया जा सकता है। मापन बेसिकली आपका क्या होता है, परिणाम होता है। और परिणाम को हम एक गणितीय प्रतिफल के आधार पर ही हम व्यक्त कर सकते हैं। इसमें आपके कुछ जैसे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि ये आपका रवि की आयु है 32 वर्ष है। तो देखिए, जो रवि की आयु है वो कितनी है, हमें 32 वर्ष दे रखी है। ठीक है, तो 32 वर्ष जो है वो जन्म से लेकर के और वर्तमान में रवि जितने साल का हो चुका है उस बात को माप कर हम बता रहे हैं कि रवि की जो आयु है वो कितनी है, 32 वर्ष है। तो 32 वर्ष क्या है, वो मापन है। अब देखिए, सचिन की जो बुद्धि लब्धि है 128 है। तो देखिए, यहां पर जो सचिन की बुद्धि लब्धि है वो क्या है, 128 है। तो अब देखिए, ये आपका क्या है, बाल विकास के अंतर्गत आपके बाल विकास में आपका एक चार्ट भी होता है बुद्धि लब्धि का, सामान्य का और मूढ़ बुद्धि का, और जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले, तो उन सब का चार्ट होता है। तो खैर, हमें डिस्कस नहीं करना है कि बुद्धि लब्धि के आधार पे आपका जो सचिन है वो किस श्रेणी का बालक है, ये हमको नहीं डिस्कस करना है। बस ये हम गणितीय आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो सचिन की जो बुद्धि लब्धि है वो 128 है। सचिन की बुद्धि लब्धि मापन के आधार पर कितनी है, 128 है। तो हम सचिन की बुद्धि लब्धि जो है 128 है, उसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब देखिए, 1 किलोग्राम 1000 के बराबर होता है। तो देखिए, मापन के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि जो 1 किलोग्राम जो वजन होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। अजय की जो मासिक आय रुपयों में है वो कितनी है, वो 30,000 रुपए अजय की मासिक आय है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मापन से ही संबंधित कुछ विशेषताएं हैं और कुछ परिभाषाएं हैं जो मापन से संबंधित जो वैज्ञानिक है उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए,
स्टीवेंस के अनुसार किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पे पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। मतलब जो निश्चित स्वीकृत नियम होते हैं, निश्चित स्वीकृत नियमों से आशय क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमें मापन करना है तो उसमें स्वीकृत नियम जो है हमारा वो एक बाउंड्री कंडीशन को शो करता है, एक बाउंड्री कंडीशन को शो करता है कि हम इसके आगे नहीं जा सकते। जैसे हम 100 नंबर का टेस्ट अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अटेम्प्ट करने के लिए देते हैं तो 100 नंबर का जो टेस्ट है उसमें हम उस बच्चे को 101 नंबर नहीं दे सकते। हम जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम उसे अंक प्रदान कर सकते हैं वो 1 और 100 के बीच में ही प्रदान कर सकते हैं। हम उसे जो न्यूनतम प्रदान कर सकते हैं वो 0 प्रदान कर सकते हैं, अधिकतम हम 100 प्रदान कर सकते हैं। हम किसी भी बच्चे को 101 अंक प्रदान हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका स्वीकृत नियम है। स्वीकृत नियम ये है कि हमें एक बाउंड्री कंडीशन को हमें फॉलो करना होता है कि भाई हमें इतने में से ही हमको लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और टेस्ट हुआ है तो जो सबसे खराब रैंक आ सकती है वो 50 आ सकती है और सबसे अच्छी रैंक जो आ सकती है वो आपकी 1 आ सकती है। जो आपकी रैंक होगी वो ना तो 0 हो सकती है और ना ही 50 से अधिक हो सकती है। मतलब 1 से कम नहीं हो सकती और 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी जो सबसे खराब बच्चा होगा उसकी जो रैंक आएगी वो 50वीं आएगी, सबसे अच्छे बच्चे की रैंक आएगी रैंक 1 आएगी। और उसके बीच में क्या होगा, 1 से 50 के बीच में जो वर्गों के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये सब अलग अलग बातें होती हैं। तो देखिए स्वीकृत नियम जो यहाँ पर शब्द लिखा है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्टीवेंस ने ये परिभाषा दी थी कि स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो देखिए ये जो आपकी परिभाषा है ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मापन की अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाती है और मान लीजिए आपको पेपर में अगर ये प्रश्न आता है मापन से संबंधित और मापन को डिफाइन करने के लिए आता है तो आप स्टीवेंस की ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो स्टीवेंस के लिए अगर के नाम से लिखेंगे तो ये जो स्वीकृत नियम जो है ये शब्द इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्वीकृत नियम हमारा यही शो करता है कि हमें एक बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करके ही हमें करना होता है। मतलब हमें क्या है कि कुछ नियम होते हैं जिनके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, हमें उनके ऊपर शिक्षक नहीं जा सकते हैं। तो जैसे बिल्कुल वही बात है कि क्लास में जैसे 100 नंबर का टेस्ट अगर होता है तो हम 100 में से 100 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं और 1 और 100 के बीच में नंबर दे सकते हैं। लेकिन कभी भी हम 101 नंबर हम प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये जो परिभाषा थी वो स्टीवेंस ने दी थी। अब देखिए रॉस के अनुसार, ठीक है, तो रॉस के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है, मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल सही बात कही है रॉस जी ने ये कहा है कि मापन वह प्रक्रिया है जो किसी परिमाण को व्यक्त करता है, किसी परिणाम को शो करता है। मान लीजिए आप क्या है कि आप कोई टेस्ट दे करके आते हैं और आपका रिजल्ट बाद में आता है तो वो बेसिकली क्या है, वो एक तरीके का परिमाण है, एक तरीके का परिणाम है। तो उसी को हम कहते हैं क्या, मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है जो कि किसके अनुसार है, रॉस के अनुसार है। अब देखिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो परिभाषा है, तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो परिभाषा है और स्टीवेंस के जो अनुसार परिभाषा है ये थोड़ा बहुत मिलती जुलती परिभाषा है। तो निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। मतलब निश्चित नियमों के दायरे में रहकर वस्तुओं को या किन्हीं घटनाओं को जो अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए मापन के अंग कुछ होते हैं, मापन के अंग होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए वह वस्तु अथवा प्राणी जिसकी विशेषता का मापन होना है। तो देखिए वस्तु हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है। तो देखिए मापन में क्या है, अगर
मान लीजिए क्या है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो देखिए डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो मापन अगर आपका होना है, मान लीजिए आपके वजन का ही मापन होना है, तो वजन मापन के लिए क्या होंगे, तीन चीजें, तीन कड़ियां बीच में होंगी। तो देखिए एक तो आप खुद हो गए, एक आप खुद हो गए, और वो क्या हो गई, दूसरा क्या हो गई, डिवाइस जिससे जो मापन करती है। जैसे आपका मापन होना है, आपका वजन नापा जाना है, तो देखिए आप एक तो आप स्वयं हो गए, दूसरी क्या हो गई, वो वेट मशीन जो क्या करती है, जो वजन नापती है, और तीसरा हो गया मापन करता, मतलब मापन का जो परिणाम बताता है वो तीसरा व्यक्ति हो गया। तो इसमें क्या होता है, तीन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। वह वस्तु अथवा प्राणी जिसकी विशेषता का मापन होना है। तो मतलब अगर मान लीजिए आप एज अ स्टूडेंट अगर हैं आप और आप एग्जाम देने जाते हैं, तो देखिए पहले क्या होगा, आप स्वयं हो गए, आप एक स्टूडेंट हो गए, और दूसरा क्या है कि जो पेपर है, जिस विषय का पेपर आपको देना है, वो दूसरी कड़ी हो गई, और उस विषय में जो अंक प्रदान करने वाला हो गया वो क्या हो जाएगा, वो आपका मापन करता हो गया। ठीक है, तो ये आपके तीन अंग होते हैं मापन के। तो वह वस्तु अथवा प्राणी जिसकी विशेषता का मापन होना है, ये होना चाहिए। विशेषता मापने के उपकरण, ठीक है, तो विशेषता मापने के उपकरण होंगे नहीं तो कम से कम क्या होंगी, विधियां होंगी। ठीक है, तो विशेषता जो है, जो भी विशेषता है उसको मापने के लिए उपकरण, जैसे मैंने वजन के लिए मैंने बताया कि आपका ये जो वेट मशीन हो गई, वेट मशीन एक प्रकार का उपकरण ही है, और नहीं तो कम से कम आपकी विधियां होंगी। जैसे आपको क्या है, आपको न्यूटन की गति के नियम हो गए, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम हो गए, तो उससे संबंधित आपकी क्या हो सकती हैं, कुछ विधियां हो सकती हैं। और या मान लीजिए कि कुछ कार्य करने के तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई गणित का कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप लासा मासा की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए लासा निकालने के लिए मासा निकालने के लिए मैं मासा निकालने के लिए बात करता हूं। तो देखिए जो विधियां हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम भाग विधि का भी प्रयोग करते हैं, और हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर मापन के अंग में अगर उपकरण नहीं होगा तो कम से कम उसको मापन करने के लिए विधियां कम से कम मौजूद होंगी। तो देखिए मापन, विशेषता मापने के उपकरण और विधियां, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। और वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता, मतलब तीसरी कड़ी जो हो जाएगी, जो अंत में जो होगा वो आपका क्या होगा, मापन करने वाला मापन करता होगा। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक मापन के चर। तो शैक्षिक मापन के चर हमने इनको दो प्रकारों में हमने डिवाइड किया है। तो देखिए एक तो आपका होता है गुणात्मक चर, और एक आपका होता है मात्रात्मक चर। तो देखिए जो गुणात्मक चर होता है, तो गुणात्मक चर में हम क्या करते हैं, हम गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। जो भी वर्गीकरण हम करते हैं हम किसके, गुणों के आधार पर करते हैं। और देखिए जो आपका मात्रात्मक चर होता है उसमें जो भी हम वर्गीकरण करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, मात्रा के आधार पर, परिणाम के आधार पर। जैसे मान लीजिए आपका AIEEE का पेपर होता है, और उसमें क्या होता है, जब काउंसलिंग होती है तो बच्चों को रैंक के आधार पर बांट दिया जाता है। तो ये देखिए एक बेसिकली एग्जाम्पल हो गया, तो रैंक के आधार पर उन्हें वर्गीकरण उनका कर दिया जाता है। तो देखिए रैंक के आधार पर बोल दिया जाता है कि भाई एक से लेकर के 1000 तक के जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग 23 तारीख को होगी, और 1001 से लेकर के 2000 तक के जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग 25 तारीख को होगी। तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, ये आपके तरीके आपके हो सकते हैं। और गुणों के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें आपका क्या हो सकता है, जैसे कि क्या है कि कुछ लोगों को गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। जैसे साइंस वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको अलग वर्ग दे दिया, और कला वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। तो ये आपका हो गया गुणों के आधार पर। मात्रा के आधार पर आपका वर्गीकरण कर दिया। तो मात्रा के आधार पर तो पहले तो मैंने
देखिए आपको ये जो AIEEE की रैंक वाला एग्जाम्पल दिया था, या आप अगर उससे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरा आप ये मान सकते हैं कि देखिए जो मात्रा जो हो गई वजन के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, और आपका क्या है कि गणित में प्राप्तांकों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम शैक्षिक मापन के चरों में गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर का जब भी हम डिस्कशन कर सकते हैं तो उसमें हम गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर में हम गुणों के आधार पर और मात्रा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए जो सतत चर होते हैं, तो देखिए सतत चर के बारे में बात करें तो देखिए जो सतत चर होते हैं, सतत चर के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच सभी मानों को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए जो आपका सतत चर होता है तो उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो मान आपके दशमलव में होते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हम शामिल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये आप देख रहे हैं कि देखिए रेखाखंड की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपके पास जो स्केल होता है उसमें क्या होता है, वो आपका सेंटीमीटर में होता है, और उसमें जो खाने होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिलीमीटर में होते हैं। तो ये अगर रेखाखंड की लंबाई अगर हमें प्रदर्शित करनी है तो वो क्या है, 5.8 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर है। 5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर मिल करके बन जाता है 5.8 सेंटीमीटर। मतलब हम सतत चर के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जितने भी अंक आते हैं हम उन सबको ही हम शामिल कर सकते हैं। तो देखिए अब जो लंबाई हो सकती है किसी व्यक्ति की, अगर लंबाई को अगर हम लेंगे तो वो 6 फुट भी हो सकती है, 6 फुट 2 इंच भी हो सकती है, 6 फुट 4 इंच भी हो सकती है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 6 फुट और जो भी इंच का जो मान है हम उसे दशमलव के अंकों में हम व्यक्त करके लिख सकते हैं। देखिए किसी के जो प्रतिशत मार्क्स हैं, प्रतिशत नंबर हैं, तो प्रज्ञा के प्रतिशत अंक जो हैं वो 65.93 हैं। तो यानी प्रज्ञा ने कोई एग्जाम दिया होगा तो उसके जो फाइनल जो नंबर आए होंगे वो कितने हैं, 65.93% अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो देखिए इसमें हम समस्त मानों को हम ले रहे हैं। तो इसमें जब हमने उसका ग्रांड टोटल किया तो उसमें क्या होगा कि प्रज्ञा के पहले प्राप्तांक आए होंगे, और जो पूर्णांक जितने नंबरों का पेपर हुआ होगा, तो जब हम सब का ग्रांड टोटल करेंगे तो प्राप्तांकों को ऊपर रखेंगे, पूर्णांकों को नीचे रखेंगे और 100 का हम गुणा करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें प्रतिशत अंक हमें प्रज्ञा के प्राप्त होंगे। तो ये आपके दशमलव में भी आ सकते, पूर्ण संख्या में भी आ सकते, कोई जरूरी नहीं है। रेखाखंड की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 5.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मान लीजिए किसी का वजन है, मान लीजिए किसी का वजन अगर 65 किलो है तो 65.6 किलोग्राम भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, और एक पूर्ण संख्या भी हो सकता है, एक पूर्णांक भी हो सकता है, और एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। एक फ्रैक्शन यानी कि परिमेय में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब असतत चर के बारे में अगर बात करेंगे तो असतत चर में संख्याएं पूर्णांक के रूप में ही हो सकती, मतलब संख्या जो होगी वो एक पूर्ण संख्या के रूप में हो सकती है। अर्थात असतत चर में संख्याएं निकटस्थ प्रकृति की होती है। मतलब असतत चर में जो संख्याएं होती हैं वो मतलब किसी पूर्ण संख्या के ही रूप में हो सकती है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, आपके ये परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, और विद्यालय में आपके जो कमरों की जो संख्या है वो आपकी 17 है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो देखिए परिवार में जो सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 7 ही होगी। जैसे मान लीजिए कि परिवार में 6 लोग हैं, अब मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ, वो नवजात शिशु है, वो 2 ही 4 दिन का है, तो उसको भी पूरा एक ही गिना जाएगा। तो पहले 6 लोग रहे थे और एक नवजात शिशु अगर आ गया तो अब 7 लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी लंबाई बहुत कम है, उसका भार बहुत कम है तो भाई आधा हो गया, पौना हो गया, इस तरीके से हम नहीं गणना करेंगे, हम उसको भी हम पूरा एक ही मान के चलेंगे। तो इस तरीके से हम
क्या ले सकते हैं कि एक पूर्णांक हम ले सकते हैं, एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या के ही रूप में हम ले सकते हैं। तो परिवार में सदस्यों की जो संख्या है वो क्या है, वो 7 है। विद्यालय में कमरों की जो संख्या होगी, विद्यालय में कमरों की संख्या हमेशा क्या होगी, एक पूर्णांक होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे क्या है कि विद्यालय में अब कमरे हैं, तो अब देखिए 16 कमरे हैं, 16 कमरे हैं और एक कमरा है जो बाकी 16 कमरों के मुकाबले आकार में बहुत ज्यादा छोटा है। तो ऐसा नहीं है आकार में बहुत ज्यादा छोटा है तो हम उसको पौना या आधा नहीं गिनेंगे, हम उसको पूरा एक ही गिनेंगे। तो 16 हो गए और वो आपके मिला करके हो गया तो एक 17 हो गया। जैसे विद्यालय में जो बच्चों की संख्या होगी, बच्चों की संख्या होगी वो भी क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए आज जो हमारी जो मापन की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने मापन के विषय में और उसकी विशेषताएं, मापन के अंग और मापन के चर, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल 2 IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।